डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में चौथा रिलेटिविस्टिक रिजल्ट स्टडी करने जा रहे हैं जो कि मास के साथ एसोसिएटेड है, इंक्रीज इन मास या मास डायलेशन। तो जिस तरह टाइम डायलेशन में रिलेटिव मोशन में प्रॉपर टाइम टी नॉट और रिलेटिविस्टिक टाइम टी, इन दोनों के दरमियान एक रिलेटिविस्टिक रिलेशन था T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट। सिमिलरली इसी तरह प्रॉपर मास m नॉट और रिलेटिविस्टिक मास m के दरमियान सेम रिलेशन बनता है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट। तो अब m नॉट क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए ज़रा गौर करें। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जर्वर है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में S नाम है इसका, S ऑब्जर्वर या एन ऑब्जर्वर प्रेजेंट इनसाइड द स्टेशनरी फ्रेम एंड ही वांट्स टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं स्टेशनरी फ्रेम में हूँ, मेरा नाम है S और मेरे सामने एक पार्टिकल है, एक मटेरियल पार्टिकल है और मैं उसका मास मेजर करना चाहता हूँ। तो मेरी फ्रेम के अंदर उसका जो मेजर्ड मास होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मास। तो इस ऑब्जर्वर के लिए, एस ऑब्जर्वर के लिए ये जो सामने मटेरियल पार्टिकल है इसका जो मास होगा m नॉट कॉल्ड प्रॉपर मास। तो प्रॉपर मास क्या हो गया, m नॉट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक अनदर फ्रेम है जिसके कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, और इस फ्रेम के अंदर एक अनदर ऑब्जर्वर है S प्राइम और ये फ्रेम मूव कर रही है रिलेटिव टू S, यानी एक दूसरी फ्रेम है वो विद रिस्पेक्ट टू मी मूव कर रही है और वही सेम मटेरियल पार्टिकल उस फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब जब मेरे सामने से रिलेटिव टू मी, विद रिस्पेक्ट टू मी, वो फ्रेम सर्टन वेलोसिटी से मूव करेगी और मैं अब उस फ्रेम के अंदर पड़े हुए पार्टिकल का मास मेजर करूंगा, तो अब ये मास क्या कहलाएगा, रिलेटिविस्टिक मास। तो जब ये फ्रेम x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, s प्राइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम मूव करती है सर्टन वेलोसिटी से, तो अब ये जो पार्टिकल्स है इस पार्टिकल का मास विद रिस्पेक्ट टू s जब s मेजर करेगा इस मूविंग फ्रेम के अंदर जो पड़ा हुआ पार्टिकल है, तो ये ऑब्जर्वर s क्या कहेगा, इसका मास कौन सा है, रिलेटिविस्टिक मास m है। तो प्रॉपर मास और रिलेटिविस्टिक मास m के दरमियान रिलेशन टाइम की तरह का क्या आ गया कि m इज इक्वल टू गैमा टाइम m नॉट। अब वेयर गैमा 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट, ये एक फैक्टर है जो मास में इंक्रीमेंट लाता है, टाइम में इंक्रीमेंट लाता है। लेंथ में कमी भी इसी ने लाई थी, लेंथ के केस में ये मल्टीप्लाई हो रहा था, टाइम और मास के केस में डिवाइड हो रहा है। तो इफ गैमा ग्रेटर देन 1, अगर ये गैमा ग्रेटर देन 1 आता है देन मेजर्ड मास शुड बी ग्रेटर देन प्रॉपर मास, यानी रिलेटिविस्टिक मास शुड बी ग्रेटर देन प्रॉपर मास, दिस इज इंक्रीज इन मास। तो पहले हम इक्वेशन का प्रूव नहीं करेंगे, टाइम की इक्वेशन का प्रूव किया, लेंथ की इक्वेशन का प्रूव किया, मास वाली इक्वेशन का प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि आप का जो लेवल है इस लेवल में ये बड़ा थारो कॉम्प्रिहेंसिव प्रूव है, बहुत ज़्यादा टीडियस है। मैं एक सेपरेट लेक्चर इस पे बनाऊंगा इसके प्रूव के लिए, वो आप देख लेना। लेकिन इस लेवल पे आप ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करें क्योंकि दो इक्वेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। लेकिन मास, इंक्रीज इन मास का रियल कंसेप्ट हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे कि इसका रियल कंसेप्ट क्या है। तो इस इक्वेशन में देखें, मैंने कहा था कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये कब एप्लीकेबल हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट इज नॉट इक्वल टू लाइट बट कंपेरेबल टू लाइट। लेट्स सपोज पार्टिकल हमारा जो है वो मूव करता है 0.85 c के साथ, 85% स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है। तो हम देखते हैं उसका मूविंग मास क्या आएगा, प्रॉपर मास m नॉट है। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। m नॉट का कोफिशिएंट 1 है, 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, v की जगह आप क्या डालेंगे, 0.85 c का होल स्क्र, 0.85 का स्क्र बाय सी स्क्र, तो ऊपर वाला सी स्क्र नीचे वाले सी स्क्र से कैंसिल हो गया। 0.85 का स्क्र करें 0.7225
और स्क्वायर रूट उसी तरह आएगा। 1 में से 0.7225 माइनस करें तो 0.2775, इसका स्क्वायर रूट लें तो 0.526। अब 1 पे इसको डिवाइड करें तो ये जो डिनोमिनेटर फैक्टर है 0.526, ये मैंने कहा था ना, ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट को सॉल्व करने से आता है। और अगर ये वाला डिनोमिनेटर फैक्टर लेस देन 1 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो देखें इनवर्स रिलेशन है मास के साथ। अगर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर लेस देन 1 आता है तो m ग्रेटर होगा m0 से, क्योंकि हमने इस लेस देन 1 फैक्टर को 1 पे डिवाइड करना है। जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो क्या आ गया 1.9। तो ये जो 1.9 आया है, दिस इज अ गैमा फैक्टर। मैंने कहा था ना गैमा शुड बी ग्रेटर देन 1। तो देखें ये कितना आ रहा है 1.9, ऑलमोस्ट 2 के इक्वल आ रहा है। तो अब यहां से मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू 1.9 टाइम m0, यानी मूविंग मास, रिलेटिविस्टिक मास इज ग्रेटर देन प्रॉपर मास बाय ए फैक्टर 1.9। मास तो इंक्रीज हो गया, इक्वेशन ने बता दिया, लेकिन अब इसका लॉजिक क्या है। अब की डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल फिजिक्स में मास कहते किसको हैं? ये मार्कर है मेरे पास, तो इसका मास क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय दिस मार्कर, या क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ये सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। क्या ऐसा मुमकिन है कि जब मैं इस मार्कर का मास मेजर करता हूं फिजिकल बैलेंस के थ्रू, फिजिकल बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग मासेस मेजर करते हैं, तो मेरे पास इसका मास आता है 5 ग्राम, 5 ग्राम आता है, दिस इज प्रॉपर मास। मैं इसको रिलेटिविस्टिक स्पीड देता हूं, यही 85% स्पीड ऑफ लाइट इस मार्कर को, और फिर मैं मास मेजर करता हूं अकॉर्डिंग टू या बाय यूजिंग आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक मास इक्वेशन। तो डेफिनेटली इसका प्रॉपर मास मेरे पास आया था 5 ग्राम। बात को समझना है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के तहत जब मैं इसका रिलेटिविस्टिक मास मेजर करता हूं तो वो तकरीबन 1.9 टाइम यानी 2 टाइम ग्रेटर हो जाता है। तो 5 का डबल करें तो ये 10 ग्राम। तो 10 ग्राम मास से क्या मुराद है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इसके अंदर ज्यादा हो गया है। अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर इसके अंदर ज्यादा हो गया है तो इट वुड मीन दैट इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर तो क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन इक्वेशन तो यही बता रही है कि इसका मूविंग मास जो है वो प्रॉपर मास से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो इस इक्वेशन में डालें m0 5 लें तो 1.9 को थोड़ी देर 2 समझ लें, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये तो 10 ग्राम बनता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब असल फलसफा क्या है उस तरफ। दूसरी दलील, लेट्स सपोज मेरे पास 500 ग्राम शुगर है, 500 ग्राम यानी 500 ग्राम से क्या मुराद होगा? आधा केजी, हाफ केजी शुगर है। अब शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो मैं हाफ केजी शुगर का मास मेजर करता हूं तो डेफिनेटली वो 500 ग्राम आएगा। हाफ केजी शुगर 500 ग्राम। उस 500 ग्राम शुगर के अंदर जो शुगर क्रिस्टल है मैं उनको काउंट करता हूं तो ये 1000 शुगर क्रिस्टल्स आती हैं। समझना है बात को। हाफ केजी शुगर 500 ग्राम के अंदर जो शुगर क्रिस्टल है, जो पार्टिकल्स हैं, लेट्स सपोज वो 1000 ग्राम आते हैं। दिस इज प्रॉपर मास। अब मैं वही हाफ केजी का जो शुगर है उसको एक शॉपिंग बैग में एक मटेरियल के अंदर पैक करके उसको मैं रिलेटिविस्टिक स्पीड देता हूं, 85% स्पीड ऑफ लाइट देता हूं, तो उसका मास क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2 टाइम इंक्रीज हो गया। तो 2 टाइम इंक्रीज होने से मुराद गया कि 500 ग्राम का डबल करो तो 1 केजी, 1000 ग्राम। तो पहले 500 ग्राम में कितने क्रिस्टल थे? 1000। तो क्या अब 2000 हो गए? इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो याद रख लो, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन इंक्रीज इन मास। और यही वो रीज़न है कि जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मतलब रिसर्च पेपर ऑडियंस के सामने, ज्यूरी के सामने रखा कि टाइम, रिलेटिविस्टिक टाइम कुछ और होता है रिलेटिव मोशन में बनिस्बत प्रॉपर टाइम के, रिलेटिविस्टिक मास कुछ और होती है बनिस्बत प्रॉपर मास के, रिलेटिविस्टिक लेंथ कुछ और होती है प्रॉपर लेंथ के। तो साइंटिस्ट ने कैका लगाया और उसके इस रिसर्च पेपर को डस्टबिन की जीनत बना दिया। लेकिन आज 80-90 ईयर्स बाद वही जो इफेक्ट्स, जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आइंस्टाइन ने दिए थे, एक्सपेरिमेंटली सक्सेसफुली प्रूव हो चुके हैं।
अब आइंस्टाइन मास के बारे में क्या कहता है या इंक्रीज इन मास के बारे में क्या कहता है, तो जो देनी है, मैंने आपको टाइम और लेंथ में ये प्रूव दिया था एक्सपेरिमेंटली कि हम ऑर्डिनरी मटेरियल पार्टिकल्स के ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को अप्लाई नहीं करते हैं। जो ऑर्डिनरी मटेरियल ऑब्जेक्ट जिनका नेकेड व्यू है, जिनको आप लोग फिजिकली ऑब्जर्वेबल पार्टिकल कहते हो, हम इनको अप्लाई करते हैं सब एटॉमिक स्केल के ऊपर, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर, जिनकी फिजिकल डायमेंशन बजाय नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका मास क्या है, बहुत कम है। अब ज़रा खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मीज़ॉन, लेप्टॉन, पायॉन्स, जब आप इनकी मास को मेजर करते हो, सपोज इलेक्ट्रॉन की मास लेते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना होगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर तो हम ग्राम और किलोग्राम में लेते हैं। तो क्या आप इलेक्ट्रॉन को किसी जगह से हाथ से उठा के हथेली पे रख के आप यूं साइकोलॉजिकली कह सकती हो कि इतना भारी है? नहीं कह सकते ना। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी मासेस को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मेजर किया जाता है। बात मेरी समझनी है। तो मॉडर्न फिजिक्स में, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मास की डेफिनेशन कुछ और है। वो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ये सब्सटेंस नहीं है। द टोटल एनर्जी कंटेंट्स कंटेन बाय ये बॉडी इज कॉल्ड मास, या सम फिजिसिस्ट इसे कहते हैं द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मास। यानी जब आप किसी पार्टिकल सब एटॉमिक स्केल पे मूविंग पार्टिकल की मास को मेजर करना चाहो तो आप देखते हैं कि उसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने कहा था मास एंड एनर्जी आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज, they are same in nature. Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass by famous Einstein mass energy equation E is equal to mc square. क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि मास और एनर्जी टू डिफरेंट एंटिटीज हैं, टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। आइंस्टाइन कहता है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहती है मास और एनर्जी दो डिफरेंट एंटिटीज नहीं है, बट दे आर सेम इन नेचर। एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू मास एंड मास ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। तो हम मास को कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल एनर्जी कंटेंट्स कंटेन बाय ये बॉडी इज कॉल्ड मास, ये उसका मास होगा। अब लेट्स सपोज, बात को समझना है जरा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूं पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर और उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज होते होते 91% स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल वो मूव करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो कुछ और होगी बानिस्बत उस सिचुएशन के जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रिवॉल्व कर रहा होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उस वक्त एनर्जी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस वक्त एनर्जी कुछ और है और उस एनर्जी को कहेंगे रेस्ट मास एनर्जी। ठीक होगी बात। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हो विद वेरी हाई स्पीड, विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो अब उसकी स्पीड के इंक्रीज होने के साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा? एनर्जी कंटेंट्स कंटेन बाय ये बॉडी इज कॉल्ड मास। तो जब एनर्जी उसके पास बढ़ गई तो इट मीन उसका मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दिस इज इंक्रीज इन मास। तो अब हम ये अपने माइंड को इस बात में कंफ्यूज नहीं करना है कि जो क्लासिकल फिजिक्स कहती है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ये बॉडी इज कॉल्ड मास, उस तरह तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वायलेट हो जाता है। तो एनर्जी कंटेंट्स इंक्रीज होने से हम कहते हैं कि मूविंग पार्टिकल का मास उसकी प्रॉपर मास से क्या होता है? इंक्रीज करता है, ग्रेटर होता है। अब एक चीज तो ज़हन में आ गई, मैंने इसी एग्जांपल को कोड किया है, अब इसको प्रूव करते हैं। तो जो दे जरा, लेट एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड एन ए पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद स्पीड ऑफ v equal to 0.91 c
ये जो कल पायांश के लिए मैंने ली थी ना, मैंने वही ली है ताकि कैलकुलेशन कॉमन रहे, आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सको। यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर एक्सेलरेट करता है और उसकी स्पीड इक्वल होती है 91% स्पीड ऑफ लाइट के। व्हाट इज इंक्रीज इन मास, या हाउ कैन यू डिटरमिन इंक्रीज इन मास एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, को उसका मास जो बड़ा है वो कैसे एसोसिएट करोगे। सबसे पहले हमने निकालना है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसके पास जो मास होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मास, और जो एनर्जी होगी उसे कहेंगे रेस्ट मास एनर्जी। और ये आइंस्टाइन की फेमस मास एनर्जी इक्वेशन E = mc² के तहत आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी एक्सेलरेट नहीं हुआ तो आप प्रॉपर मास के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसे रेस्ट मास एनर्जी कहोगे। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E0 इसे कहेंगे, m0c²। क्लियर होगी। ये प्रोटॉन के लिए भी है, न्यूट्रॉन के लिए भी है, हर एक के लिए इसकी अपनी अपनी मेजर्ड वैल्यूज है। तो m0 की वैल्यू 9.11 10⁻³ kg, c² 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये आप खुद से करें, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखी है, आंसर जूल में आएगा। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, 1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिवाइड करेंगे। ये आपका रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपके पास आंसर आएगा 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लासिकल में ये कैपिटल है, मेगा पढ़ा जाता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, हाई पार्टिकल फिजिक्स में यही मेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 10⁻6 ही होता है, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक होगी बात, ये 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर 91% स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और उसकी मूविंग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको मास का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मूविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, E = mc²। अब मैंने m0c² नहीं लिखा है, m0c² उस वक्त जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, रेस्ट मास एनर्जी। लेकिन अब वो हाई स्पीड मोशन में आ गया है, उसकी स्पीड बढ़ी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसका मास प्रॉपर मास नहीं होगा, मूविंग मास होगा। तो E = mc²। अब इसमें m क्या चीज है, m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²√। v की जगह आप क्या डालेंगे, 0.91 c का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो c² ऊपर वाला और नीचे वाला c² कैंसिल, और v 0.91 का स्क्वायर। ये सॉल्व करें, ये जो कल कैलकुलेशन पायांश के ऊपर हुई है वही है। 1 माइनस में से ये स्क्वायर है, स्क्वायर लेके फैक्टर माइनस हो रहा है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा। तो आप देखें इस सारे फैक्टर को सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर जो मूविंग मास है वो प्रॉपर मास से कितना बढ़ गया, 2.4 टाइम, यानी m इज ग्रेटर देन m0। तो अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा हो गया है। एनर्जी कंटेंट्स कंटेन बाय ए मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी कंटेंट बाय ए सेम इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन मास। तो मूविंग मास क्या हो गया, 2.4 टाइम प्रॉपर मास से बढ़ गया। तो ये क्लासिकल फिजिक्स इसी बात पे कंफ्यूज थी कि क्लासिकल फिजिक्स मास के बढ़ने को क्वांटिटी ऑफ मैटर से इक्वेट कर रही थी। तो क्योंकि सब एटॉमिक स्केल पे, एलिमेंट्री स्केल के ऊपर जो मास है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है बल्कि एनर्जी कंटेंट्स हैं, तो वो एनर्जी बढ़ गई तो हम कहते हैं कि उस पार्टिकल का मास भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब जब मास इंक्रीज हो गया तो अब मैं एनर्जी निकालता हूं, तो E = mc²। अब इसमें मैंने m0 नहीं लिखा, m ये वैल्यू डालेंगे तो mc²। ये सॉल्व करें, लेट्स सपोज ये एनर्जी का रिजल्ट आता है 1.224 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेस्ट मास एनर्जी क्या थी, 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मूविंग काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1.224। तो इंक्रीमेंट कितना आया, 1.224 माइनस 0.5, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लो, E - E0, मूविंग काइनेटिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो 1.224 MeV में से 0.51
MeV माइनस करे तो इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 0.714। ये जो इंक्रीमेंट एनर्जी में आया है इसके साथ एसोसिएटेड मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मास भी इंक्रीज हो जाएगा। बात ज़हन में बैठ गई है। तो अब मॉडर्न फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पेन है, बॉल पेन है, इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग है। अभी ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है, तो आप इस स्प्रिंग का मास मेजर करते हैं तो वो मास होगा m0 प्रॉपर मास। लेकिन जब मैं इसको प्रेस करता हूं इस तरह उंगली से, तो मैंने जब उंगली से प्रेस किया है तो आई एम एक्सर्टिंग सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। जब मैंने फोर्स एक्सर्ट की है, ये कंप्रेस्ड हुआ है, तो इट वुड मीन दैट वर्क डन हुआ है इसके ऊपर वर्क डन हुआ है। तो मॉडर्न फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज मोर मास एज कंपेयर टू रिलैक्स्ड स्प्रिंग, कि जब वर्क डन हुआ है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई है, जब एनर्जी स्टोर्ड हुई है तो इट मीन इसका मास क्या हो गया है, बढ़ गया है। लेकिन आप क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर की सूरत में मेजर करोगे तो वो कंप्रेस स्प्रिंग का मास और रिलैक्स स्प्रिंग का मास ऑलमोस्ट क्या पता मिलीग्राम में सेम आए, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी कंटेंट्स हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या होगे, ग्रेटर होगे एज कंपेयर टू रिलैक्स्ड फॉर्म। तो बात ज़हन में बैठ गई है कि इंक्रीज इन मास का बेसिकली असल फलसफा क्या है, जो है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड टर्म्स है। अच्छा, अब हम इंक्रीमेंट तो आ गया, मास इंक्रीज हो गया। अब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एट वेरी लो वेलोसिटी और एट वेरी हाई वेलोसिटी, इन तीनों रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि ये जो हमारे ऑर्डिनरी मटेरियल पार्टिकल हैं, ऑर्डिनरी मूविंग ऑब्जेक्ट, मैंने मॉडर्न फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में कहा था कि ऑर्डिनरी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि दीज पार्टिकल मूव्स निग्लिजिबल वेलोसिटी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, इनकी वेलोसिटी बहुत कम है। तो वी फर्स्ट केस फॉर ऑर्डिनरी मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी वेरी स्मॉल वेलोसिटी स्केल पे v इज वेरी वेरी लेस देन c, कि जब v वेरी वेरी स्मॉलर फैक्टर होगा एज कंपेयर टू c तो ये जो मास का रिजल्ट है, एक रिजल्ट सामने रखती है, बाकी खुद ब खुद डिराइव हो जाएंगे। m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो v एक छोटा नंबर है डिनोमिनेटर में देखें और c बहुत बड़ा नंबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब एक छोटा सा नंबर बहुत बड़े नंबर पे डिवाइड होगा तो आंसर किस में आएगा, जैसे मैं 1 को डिवाइड करता हूं 1000 पे, 1 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.001, 10,000 पे करें 0.0001, एक जीरो और लगा दें तो 0.0000 अप टू सो ऑन। तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए वेरी लार्ज नंबर, यानी एक छोटे से नंबर को, एक समंदर है ना, ठीक है, समंदर में से आप अपनी प्यास जो है ना, वो प्यास एक मुट्ठी भर पानी निकाल लो तो समंदर पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं है। तो जब एक छोटे से नंबर को बहुत बड़े नंबर पे आप डिवाइड करती हो तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर टर्म 0 आ जाएगी। तो 1 माइनस 0 1, तो ऊपर m0 है तो m इज इक्वल टू m0। इसी तरह टाइम वाला फैक्टर m की जगह t हो और इधर t0 हो, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर यही हो तो t इक्वल टू t0 और l वाला फैक्टर l इक्वल टू l0। सो क्या पता चला कि मूविंग मास और प्रॉपर मास आपस में सेम है, रिलेटिविस्टिक टाइम और प्रॉपर टाइम सेम है, रिलेटिविस्टिक लेंथ और प्रॉपर लेंथ सेम है। किस कंडीशन पे, व्हेन एन ऑर्डिनरी मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद निग्लिजिबल वेलोसिटी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ऑर्डिनरी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होती हैं। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन आवर एवरीडे लाइफ फिनोमेना, कि एवरीडे लाइफ फिनोमेना में जो इवेंट्स होती हैं उन पे हम लोग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते और ये ऑब्जर्वेबल भी नहीं है। एक तो ये हो गया एट लो वेलोसिटी। एट वेरी हाई वेलोसिटी मैंने जितने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट प्रूव किए हैं, मैंने क्या कहा था कि इफ ए मटेरियल पार्टिकल मूव्स कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी को आप बढ़ाते बढ़ाते c के इक्वल ले लो कि पार्टिकल मूव्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट,
एट वेरी हाई वेलोसिटी, फिर क्या होगा जरा गौर करो, m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। अब v की जगह c डाल दो, तो v की जगह c डालोगी तो c स्केयर बाई सी स्केयर, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट। तो मूविंग मास कितना इंक्रीज हो गया, इनफाइनाइट। जब मास इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाए, इट वुड मीन दैट इनर्शिया आल्सो बिकम इनफाइनाइट। मूविंग मास इन्फिनिटी हो गया तो उसके साथ एसोसिएटेड इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एंड इनफाइनाइट फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव और ड्रैग दिस पार्टिकल। इनफाइनाइट फोर्स चाहिए विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि एट वेरी लो वेलोसिटी भी एप्लीकेबल नहीं है, और एट वेरी हाई वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मूविंग मास इनफाइनाइट हो जाएगा, इनर्शिया इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए। इसी तरह टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा और लेंथ जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब 1 माइनस 1 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एल नॉट, लेंथ जीरो हो जाएगी, तो उसका तो साइज ही नहीं रहा, उसका तो डायमेंशन ही जीरो होगी, विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो क्या पता चला कौन सा पार्टिकल इक्वल टू सी मूव करता है, फोटॉन। इट वुड मीन दैट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कुड नॉट बी अप्लाइड ऑन फोटॉन। फोटॉन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी पार्टिकल है। मैंने आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये बता रहा हूं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मटेरियल पार्टिकल के लिए, लेकिन कौन से मटेरियल पार्टिकल के लिए, जिनकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, 80%, 70%, 75%, 90% स्पीड ऑफ लाइट। तो एट लो वेलोसिटी और एट हाई वेलोसिटी ये इम्पॉसिबल है, ये अप्लाई नहीं हो सकती है। तो फोटॉन के ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई नहीं करनी है। तो ये 3 रिजल्ट्स हो गए, टाइम वाला, लेंथ वाला, मास वाला। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन आप समझ भी चुकी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इस तरह ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाइंड अप हो जाएगी। सी यू अगेन।